क्या पाकिस्तान करने जा रहा है इजराइल को रिकॉग्नाइज, यानी कि इजराइल को मान्यता देने जा रहा है? ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका का प्रेशर है, और इस अमेरिका के प्रेशर के बाद अगर हम आपको दिखाएं तो जो बातचीत हुई सामने मार्को रूबियो की और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार की, उस बातचीत के बाद दोनों सामने तो आए, लेकिन आकर के दोनों ने कुछ बोला नहीं। पहले आप उसको देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या हो। Mr. Secretary, your reaction to a Russian drone strike in Romania. जो कुछ भी था आपके सामने था, और थैंक यू गाइस बोल के चले गए। क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्निशन देने जा रहा है। अब इसमें गेम ये कि अंदर क्या बात हुई, अंदर प्रेशर पड़ा होगा इशाक डार पे कि आप रिकॉग्निशन दीजिए, और बाहर आकर के वो बिना कुछ बोले दोनों ने शक्ल दिखाई। हमें पता है वो कैसे दिखते हैं, तो आने की क्या जरूरत थी, सामने से निकल जाते, राइट। और यही काम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया था, तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कितना चीखे थे, एक जवाब नहीं दे रहे, प्रेस का जवाब नहीं दे रहे। इधर इशाक डार ने दिया क्या? देना चाहिए था। अगर आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हैं तो देना चाहिए था। अगर आप इतने ही बड़े प्रेस के फ्रेंजी हैं तो आपको देना चाहिए था। नहीं दिया आपने। लेकिन इशाक डार इस चीज को छोड़ नहीं सकते, जवाब तो देना पड़ेगा। और देना कैसे पड़ेगा? बहुत स्ट्रांग देना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। प्रेशर है पाकिस्तान पर कि कैसे भी आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। और एक्सेप्ट क्यों नहीं हो रहा, उसका जवाब है मेरे पास। एक्सेप्ट इसलिए नहीं हो रहा कि ये यहूद और हनूद वाली कहानी से बाहर निकल के ये शुरुआत से पाकिस्तानी बोलते रहे कि ये फिलिस्तीन जो है वो कश्मीर की तरह। अगर आप इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाएगा क्या कि इनको ये बोलना पड़ेगा कि भैया कश्मीर अलग है, फिलिस्तीन अलग है, या लोग ये बोलेंगे कि आप कश्मीर से भी पीछे हट रहे हो। पहले तो 370 हटने के बाद आपने कुछ नहीं किया, अब आप फिलिस्तीन में उनके साथ हो, तो इसका मतलब कश्मीर भी आपके हाथ से गया। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी आसिम मुनीर नहीं एक्सेप्ट कर सकते। उनकी अपनी पोजीशन खराब। गल्फ के कुछ कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया, जैसे कि यूएई और बहरीन दोनों ने एक्सेप्ट किया। यूएई बहरीन दोनों के दोनों डेमोक्रेसी नहीं है, दोनों के दोनों में सुल्तान राजा बैठा होता, और सुल्तान राजा जहां होता है तो वहां तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती, लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। उसके बाद ये मोरक्को और सूडान दोनों ने ज्वाइन किया। मोरक्को एक बड़ा लिबरल टाइप कंट्री है। सूडान उसको कोई पूछता नहीं है, मुस्लिम कंट्री, लेकिन उसको कोई पूछता नहीं है। ये फ्रेमवर्क में थे। अब बायलैटरल अकॉर्ड्स पे जो गेम चल रहा है, ये सारा का सारा गेम ये है कि आकर टर्की पे अटकती है कहानी। सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, टर्की, इन सब से पूछा गया। टर्की अपने आप को समझता है कि मैं बनना चाहता हूं मुस्लिम उम्मा का लीडर, यानी कि एर्दोगान समझते हैं। तो इधर भी एक प्रॉब्लम आएगी। एर्दोगान भी शायद हो सकता है कुछ दिन तो अपनी रजामंदी ना दें, लेकिन बाद में उन्हें देनी पड़ेगी, क्योंकि टर्की सीधे सीधे अमेरिका पर डिपेंडेंट है अपनी सिक्योरिटी के लिए भी और इकोनॉमी के लिए, तो उसे देनी पड़ेगी। सऊदी और कतर ये दोनों को भी देनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये दोनों की सीधे सीधे सिक्योरिटी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। फंसती है गोटी जाकर के पाकिस्तान पे। और पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान के साथ बड़ी प्रॉब्लम। पाकिस्तान ने पिछले कुछ टाइम में अपने मुल्लाओं को खुला छोड़ दिया। इसलिए खुला छोड़ दिया था कि वो उसका फायदा उठा सके, लेकिन अब वहां गोटी फंसी। वहां पे अब मुल्ला इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो रिवोल्ट कर सकते हैं सरकार के खिलाफ और आर्मी के खिलाफ। और एक बार देखा है आपने कि तरीके लद्दाख कितना वो कर रहा था, कितना परेशान कर रहा था। लद्दाख का लीडर आज कहाँ है किसी को नहीं पता। तो लद्दाख का लीडर आज कहाँ है किसी को नहीं पता। इसका मतलब ये है कि लद्दाख जो है वो तो गायब कर दिया। क्या सारे मौलाना गायब किए जा सकते हैं? नहीं।
पॉसिबल नहीं। एक को गायब कर दिया बहुत है, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। इसके साथ साथ इनकी अपनी रिलीजियस थिंक टैंक से ज्यादा जो इनके साथ प्रॉब्लम्स आएंगी एक पब्लिक ओपिनियन की। पब्लिक ओपिनियन कहाँ बनती है? पब्लिक ओपिनियन इनके न्यूज पे बनती है। मीडिया को समझाना मुश्किल हो जाएगा। इस्लामिक पार्टीज, जिहादी ग्रुप्स कौन से? इन्होंने खुद पाले, जैश, लश्कर, ये सारे भी इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। और जिहादी ग्रुप्स जो सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहीं अगर अगर इन्होंने इसराइल को रिकॉग्निशन दी तो जिहादी ग्रुप्स इनके खिलाफ हो सकते हैं। पहले ही टीटीपी और तालिबान दोनों के दोनों इसके खिलाफ हैं। टीटीपी तालिबान दोनों बड़े आराम से खुले में घूम के बोलेंगे कि देखो हमने तो पहले ही बताया था कि ये कोई इस्लामिक कंट्री है ही नहीं और हम जो जिहाद कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ सही है। ये बात, ये नैरेटिव बहुत सॉलिड होगा। और पाकिस्तान में आप समझ सकते हैं कि अगर एक श्रीलंकन के खिलाफ बोला गया कि श्रीलंकन ने बेगुरमती की, कुरान की, तो उसको जिंदा जला दिया गया सड़कों पर। इतनी रेडिकलाइज हो चुकी है सोसाइटी। और जिंदा जलाने के बाद क्या हुआ? पाकिस्तान ने तो कोई कंपेंसेशन से दिया नहीं, ट्रेडर्स ने मिलकर कंपेंसेशन दिया। तो पाकिस्तान के ये काम हो भी सकता है। 50 लिंचिंग होगी पाकिस्तान इसी चीज पे। तो ये लिंचिंग कहीं आसिम मुनीर तक तो नहीं पहुंचेगी। लिंचिंग ऐसे ही नहीं है। सलमान तासीर के बॉडीगार्ड ने उसे मार दिया था, ये भी एक प्रॉब्लम है। आसिम मुनीर इस समय खुद बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे हैं, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रहे हैं, उनको भी डर है। तो अब कहीं उनको किसी आर्मी के जनरल ने या कर्नल ने या एक सिपाही ने, आर्मी का सिपाही तो होगा ना, उनके गार्ड जो होगा, उनका घर का गार्ड, उनके ड्राइवर, सबके सब आर्मी के हैं। कौन रिवॉल्वर लेके आए गोली मार दे, किसे पता है? तो आसिम मुनीर भी रिस्क नहीं ले पाएंगे। इनफैक्ट ये भी नहीं ले पाएंगे साथ शाहबाज शरीफ। साथ में पार्लियामेंट को भी समझाना बड़ा मुश्किल होगा। पार्लियामेंट में जिहादी कम हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ज्यादा हैं, लेकिन जब उन्हें दिखेगा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इसराइल के खिलाफ लोग ज्यादा हैं तो वो चीखेंगे पार्लियामेंट के अंदर। और पार्लियामेंट में उसकी कोई वक़्त तो है नहीं पार्लियामेंट की, सिर्फ बिल पास कराने होते हैं। एक फोन गेट नंबर 4 से पहुंच जाता है कि इसे पास करो, वो हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पार्लियामेंट में चीखेंगे तो जरूर। सिविल सोसाइटी जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे और किस दिन वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाए किसी को नहीं पता। बलूचिस्तान के प्रोटेस्ट हमने देखे कि कैसे हुए हैं और दूसरे प्रोटेस्ट हमने देखे कि कैसे हुए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम और होगी। वॉशिंगटन की तरफ से प्रेशर, वॉशिंगटन की तरफ से प्रेशर क्या है? वॉशिंगटन ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में सब इसे रिकॉग्नाइज कर लें इसराइल को, इसराइल अपना शांति से बाहर है, सब पे कंट्रोल रखे, हम साउथ चाइना सी और चाइना की ओर नजर मारें। और ये जल्दी से जल्दी ट्रंप अपने ही टेन्योर में करना चाहते हैं। तो और क्योंकि ईरान को इससे लिंक कर दिया है तो कई कई कंट्रीज की रोजी रोटी ईरान पे टिक रही है, कई कंट्रीज की इकोनॉमी ईरान पे टिक रही है। वहां से तेल ही नहीं निकलेगा तो कतर और ये और वो सब के सब डूब जाएंगे। यूएई खुद डूबता दिख रहा है। यूएई ने तो रिकॉग्नाइज कर ही दिया है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कतर, कुवैत, ये सबकी इकोनॉमी, क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज में ब्लॉकेड है और स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज का ब्लॉकेड है, जब तक नहीं खोलेगा इनका तेल नहीं निकलेगा। तेल नहीं निकलेगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं आएंगे, डॉलर्स नहीं आएंगे और इन लोगों के पास खेती कुछ नहीं, ये खाने के लाले पड़ जाएंगे इनके। और बाकी चीजें भी, कार्स भी वहां नहीं बनती, मोबाइल वहां नहीं बनते, बाकी सारी फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, सब कुछ बंद हो जाएगा जैसे ही तेल निकलना बंद होगा। अभी तो पुराने जो दिनों के पैसा पड़ा है उससे चल रहा था, बाद में नहीं चलेगा। एक प्रॉब्लम ये भी है, ये गल्फ के लिए ज्यादा है, पाकिस्तान के लिए कम, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो बहुत सॉलिड है। हालांकि पाकिस्तानी बार बार बोले कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम बात नहीं मानेंगे इनकी, हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सूरत हाल क्या, पैसा खत्म है, तिजोरी खाली है और इस उम्मीद में ये ईरान की डील करा रहे हैं कि इसके बाद कुछ डॉलर्स आएंगे ताकि हम अपने कर्ज पे करें। पाकिस्तान की जो हुकूमतें थीं पिछली 30 साल में, या जो भी आर्मी के रूलर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान को अच्छी तरह से नोचा है।
अच्छी तरह से खुश हो गया, पूरा पैसा खाया। इंडिविजुअल यानी कि अपने कंट्रीज की इंडिजिनस इंडस्ट्रीज के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि इंडिजिनस जो इंडस्ट्रीज आती रही, जो कॉम्पिटिटिव थी, जो कुछ कर सकती थी, उनको खत्म किया। क्यों खत्म किया? ताकि फौजी फाउंडेशन चल जाए। फौजी फाउंडेशन को टैक्स रिलीफ देके उन सब पे टैक्सेस डबल कर दिए गए, ताकि फौजी फाउंडेशन का सामान बिके और उनका ना बिके। फौजी फाउंडेशन ने किया क्या है कि पूरी इकोनॉमी को बर्बाद किया। फौजी फाउंडेशन जिस सेक्टर में घुस जाता है, उस सेक्टर में बाकी सारी कॉम्पिटिटर्स को टैक्स रिबेट लेकर के और दूसरी चीजें लेकर खत्म कर देता है। तो फौजी फाउंडेशन की वजह से भी पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने तगड़ी मार खाई है। ऐसे में जब गेहूं इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तेल तो करेंगे ही ऑफ कोर्स, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान इसको सस्टेन कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। तो पाकिस्तान के पास पैसा नहीं रहेगा तो कल तेल भी नहीं होगा, कल मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, कल गेहूं नहीं होगा। तो फिर डिक्टेटर्स डरते किससे? डिक्टेटर्स अपनी पब्लिक से डरते, अपने लोगों से डरते। कहीं वो रिवोल्ट कर गए तो वही होगा जो गद्दाफी को सड़कों पर पीट पीट के मार दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं ये आसिम मुनीर ने देखा? आसिम मुनीर डिक्टेटर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे ही डर रहे हूँ आसिम मुनीर? हो सकता है, मैं भड़का नहीं रहा हूँ किसी को पाकिस्तानी, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आसिम मुनीर डर रहे हैं इस समय, सबसे डरा हुआ आर्मी चीफ आसिम मुनीर इस समय वर्ल्ड का। और आसिम मुनीर को यह पता है कि कोई भी गोली मार सकता है। अगर फिलिस्तीन का मामला गड़बड़ा या इजराइल को रिकॉग्निशन दी तो कुर्सी तो पक्का जाएगी। इन्होंने अपनी तैयारी कर रखी है, अमेरिका भाग जाएंगे, लेकिन फिर भी कुर्सी तो पक्का जा सकती है। और उससे ऊपर अगर किसी ने गोली मार दी तो क्या? इसी के साथ एक और टॉपिक पे हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार।